क्लास 9th में सब्जेक्ट हिंदी पेज नंबर 60। बच्चों, आज मैं आपको न्यू टॉपिक समास पढ़ाऊंगी। पिछली कक्षाओं में भी आपने संधि, समास, वर्तनी, विराम चिन्ह इन सभी का अध्ययन किया होगा, लेकिन आज फिर मैं आपको समास पढ़ाती हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा क्या है, इसको जान लेना बहुत आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले परिभाषा ही लिखी है, डेफिनेशन ही लिखी है कि समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। बच्चों, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है तो उस शब्द रचना को समास कहते हैं। डेफिनेशन एक बार फिर रिपीट करती हूँ। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है तो उस शब्द रचना को समास कहते हैं। जैसे बच्चों, यथाशक्ति, जैसे पहला शब्द है यथाशक्ति, दूसरा है प्रतिदिन। अब देखिए, समस्त पद किसे कहते हैं, समस्त पद को जान लेते हैं। समास के नियम से मिले हुए शब्द समूह को समस्त पद कहते हैं। समास के नियम से मिले हुए शब्द समूह को समस्त पद कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे राजपुरुष, राजपुरुष क्या है, समस्त पद। अब देखिए, समास विग्रह। बच्चों, जैसे एग्जाम में समस्त पद दिया होता है, आपको उसका विग्रह करना होता है, तो समास विग्रह किसे कहते हैं, ये देख लेते हैं। समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, समस्त पद के दोनों पदों के अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अब बच्चों आते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के कितने भेद हैं। देखिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, पहला है अव्ययी भाव समास, और दूसरा है द्विगु समास, और तीसरा है द्वंद्व समास, और चौथा है तत्पुरुष समास, और पांचवा बच्चों है कर्मधारय समास, और छठा नंबर पे बहुव्रीहि समास। 8th क्लास तक आपने सारे समासों का अध्ययन किया होगा, लेकिन अब 9th क्लास में बच्चों केवल आपको अव्ययी भाव समास का अध्ययन करना है और तत्पुरुष समास का अध्ययन करना। नीचे मैंने नोट भी लगा दिया है कि कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में अव्ययी भाव समास तथा तत्पुरुष समास का ही अध्ययन करना है। अब बच्चों फिर से एक बार समास विग्रह यानी समास कितने हैं, समास के भेद कितने हैं वो बताती हूँ कि समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा तत्पुरुष समास, पांचवा कर्मधारय समास, और छठा बहुव्रीहि समास। बच्चों, आपको 2 ही समास का अध्ययन करना है 9th क्लास में, पहला अव्ययी भाव और दूसरा तत्पुरुष समास, 2 का ही आपको अध्ययन करना है। देखिए बच्चों, मैंने आपको समास के भेद बताए थे। समास के 6 भेद होते हैं। उन 6 भेदों में से क्लास 9th में आपको सिर्फ 2 भेदों का अध्ययन करना है। तो सबसे पहला भेद है अव्ययी भाव समास। ठीक है बच्चों, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास आपकी सिलेबस में है। अव्ययी भाव किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं।
जिस समास का पहला पद अव्यय होता है, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और समास हो जाने पर उसका समस्त पद प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे देखिए, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और समास हो जाने पर उसका समस्त पद प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे दिया है, ये समस्त पद है और ये समास विग्रह। हमेशा एग्जाम में समस्त पद दिया होता है और समास विग्रह कराया जाता है। तो समस्त पद में देखिए, आजन्म, इसका विग्रह क्या करेंगे? जन्म भर। दूसरा है यथाशक्ति, इसका विग्रह करेंगे शक्ति के अनुसार। तीसरा है प्रतिदिन, और प्रतिदिन का क्या विग्रह होगा? दिन दिन। फिर है यथाविधि, विधि के अनुसार। जैसे है शब्द भर पेट, यानी पेट भरने के लिए। तो इस तरह से है। फिर से आप अव्यय भाव डेफिनेशन से देखें, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और समास हो जाने पर उसका समस्त पद प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास के उदाहरण देखिए, समस्त पद में आजन्म यानी जन्म भर, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन दिन दिन, यथाविधि विधि के अनुसार। तो बच्चों, ये आपका अव्ययी भाव समास संपूर्ण होगा। अब दूसरे नंबर का जो समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में इसकी परिभाषा देखें। आपने बच्चों कारक चिन्ह जूनियर कक्षाओं में पढ़े होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के रारी रे और अधिकरण में पर। तो तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों के अनुसार तत्पुरुष समास चलेगा। देखिए, सबसे पहले तत्पुरुष समास की परिभाषा, जिस समास में पहला पद प्रधान न होकर उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे डेफिनेशन देखिए, जिस समास में पहला पद प्रधान न होकर उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। बच्चों, अब आपका सिलेबस यहीं पर रोकते हैं। देखिए, 10 जून से लेकर के और 25 जून तक आपका समर वेकेशन घोषित किया गया है और इसके बाद आपका यूनिट टेस्ट होगा। यूनिट टेस्ट की सूचना आपको पहुंचा दी जाएगी। तो प्लीज़ जितना पढ़ाया गया है उसको रिवीजन करते रहिए। आपका यूनिट टेस्ट होगा, आपको अच्छे मार्क्स लाना है। ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Hello my dear student, have a wonderful morning to one you all. I welcome you on a video lecture class. Student, in these days we are studying the topic that is the conversion of sentence, and in conversion of sentence we have completed 3 exercises that was related to your tense revision, and yesterday I gave you exercise that is given on page number 36 and exercise 34. So student, first we will discuss these exercises. So you have to do your exercise daily. You have to daily do your exercise on a fair register. This is your part of homework. This is part of homework. Daily, if you do it daily, so that will not be extra burden upon your shoulder, and it will be easy for you to do the homework. Otherwise, it will be a very tough task for you to complete on the homework. Okay. So the first sentence, he reads a book. So he does not read a book. They read newspaper nowadays. So they do not read newspaper nowadays.
they will solve the question. He will not solve the question. They will swim in the river. They will not swim in the river. He goes to the hospital daily. He does not go. He does not go to the hospital daily. He reads a book. He does not read a book. They read newspaper last year. They. Okay, the sentence is given here. That is a confusing sentence. He read a book. Student, the sentence is second number sentence that is given. Okay. This is the sentence that is written before you. He read a book. It means the sentence is he did not read a book. He did not read a book. And they read newspaper last year. So this sentence indicates the last year, that indicates that the sentence is past enough. So he did not read newspaper last year. I shall teach him. I shall not teach you. We went to hospital. We went to Haridwar. We did not go to Haridwar. And they speak English. They speak English. They do not speak English. So student, this is your exercise. I hope so that you have done on a fair register. Then after the imperative sentences are given. Imperative sentences. Imperative sentences are given here. The imperative one. Okay. So student, you know imperative sentence, adeshatmak vakya. In those types of the sentence, we order to someone, we urge to someone, we pray to someone, we request to someone, not pray, we request to someone, and we give some suggestion to someone, we advise to someone. These types of the sentences are there. So, student, how we change these types of the sentences into negative? So the first thing is that before you, imperative sentence are always started with your main verb. So whenever we have to change these types of the sentences into negative one, we have to use not before main verb. We have to use do not before your main verb. Suppose there is a sentence, very small sentence before you. Do your work daily. Do your work daily. Okay, this is the sentence. You can also write it daily do your work, because daily is your adverb. You can use your adverb before your main verb. Okay. So do is your main verb, and if the sentence is started with your main verb, so which type of the sentence is it? This is your imperative sentence. So now you have to change this one into negative. So how will you change? You have to use do not before your main verb. So how will you write it? Don't do your work daily. This is the sentence. Don't do your work daily. अपना काम रोज करो, अपना काम रोज नहीं करो. The sentence. This sentence gives you a positive sense. This sentence consists positive sense, and this sentence consists negative sense. Okay. So if the sentence is sit down, बैठ जाइए, do not sit down. If the sentence bring some ice from the market, how will you change it? Do not bring some ice from the market. So this is the sentence, and one more sentence I am writing before you. Suppose that there is a sentence. Always speak the truth.
always speak the truth. This one is your imperative sentence. Okay, this one is your imperative sentence. So how can you say this one is imperative? Because sentence is not started with your main verb. Always is here. So student, always, never, daily. These are the things that are in the category of adverb. So adverb can be placed before your main verb. Adverb can be placed before your main verb or the end of your object. Okay. So basically the sentence is started with your main verb because speak is your main verb. What is speak? Speak is your main verb. Okay. So you have to change. So here we cannot use do not. We cannot use do not because always is used. So what is the opposite of always? Never. Never speak the truth. The sentence gives a negative sense. The sentence gives a negative sense because we always speak the truth. It's a true. In a true sense, we should speak the truth. हमको सच ही बोलना चाहिए. But the sentence is saying here never speak the truth. कभी सच नहीं बोलो. इसमें बोला जा रहा है हमेशा सच बोलो. इसमें बोला जा रहा है कभी सच नहीं बोलो. It's a wrong advice to you. Okay. And one more sentence before you. Bring me a glass of water. Bring me a glass of water. So, don't bring me a glass of water. Don't bring me a glass of water. Next one. Pay attention to me. Pay attention to me means मेरी तरफ ध्यान दो. So, student, I think you are confused that here you are thinking that is it a main verb? Is your sentence started with your main verb? Yes, definitely it's started with your main verb. Pay. Pay, page. P-A-Y, pay, page. Pay मतलब होता है देना. Attention, ध्यान देना. Attention, here attention is different. So the words attention means ध्यान. Attention means ध्यान. It's a noun here. What is attention? Attention is your noun. Attention is your noun, ध्यान. And what is the adjective of this one? What is the adjective of this one? The adjective of this one is attentive. The adjective of this one is attentive. We should be attentive in class. You must be attentive towards your studies. तुम्हें अपने पढ़ाई के प्रति ध्यान केंद्रित करना चाहिए like this. Okay, just like so attention is your noun, attentive is your adjective. So pay attention to me. So how will you change it? Don't pay attention to me. मेरी तरफ ध्यान मत दो. Don't pay attention to me. The sentence is waste your time in useless talks. Okay, so how will you change it? Waste your time in useless talks. अपना समय फालतू की समय अपना जो समय है फालतू की बातों पे बर्बाद करो. No, don't waste your time in useless talk. Don't waste your time in useless talk. So student, these are the examples of the imperative sentence. Many examples I have given you. I hope so that you got it. How will you change the affirmative into negative one? And here the exercise is given for you. The exercise that is given, that is on page number 36. Page number 36 and exercise number 34. Exercise number 34. So the first sentence is come here. So how will you change it? Don't come here. You have to do this exercise on your register. Don't come here. The second one, listen to your friend. Don't listen to your friend. Don't listen to your friend. Stand up, boys. Don't stand up, boys. Don't stand up, boys. Either you can say boys
comma, don't stand up. You can frame it, boys, comma, don't stand up, because here the sentence indicate the person. So boys, that will be the separate part of this one, boys, comma, don't stand up, because imperative sentence are started with your main verb and there is an absence of subject. And what is subject here? You is hidden. In imperative sentence. So that pay attention to me. So with whom I am saying this one? With whom I am saying this thing? मेरी तरफ ध्यान दो, तो मैं आपसे क्यों कह रही हूँ? I am saying this one to you. That pay attention to me. Listen to me. This sentence is before you. So what does it mean by with whom I am saying this one? I am saying to you. But you is always hidden in imperative sentence. That's why there is absence of the subject in the imperative sentence. That's why it is always started with your main verb. Okay. The third number sentence. Enter by this door. Please enter by this door. Give me some sugar. So the sentence is written before you. Give me some sugar. So don't give me some sugar. Okay. Always help the needy. Never help the needy. Speak the truth. Never speak the truth. Rush forwards and attack. Don't rush forward and attack. Enter by this door, please. So don't enter by this door, please. The sentence number 4, that was the confusing. Don't enter by this door, please. Okay. So either you can frame please, comma, don't enter by this door. Okay. So student, these are the sentence. Look at this notice. So don't look at this notice. Borrow some money. Don't borrow some money. So these are the 10 sentences you have to do on your fear register. And I think this is enough for you today. You have to do all the exercises that are given to you daily. And the next topic will be started. That is not the next topic. That is the continuing topic. Hello students. Thank you and have a nice morning to one you all. We were studying the topic conversion of sentences. And in that topic, we have studied the conversion of affirmative sentence into negative, the negative sentence to affirmative, and from affirmative to interrogative. So, student, related to this topic, we had done many exercises. I think 4 or 5 exercises we have done. So, yesterday we did the imperative sentence. And the page number 36. Exercise 34 is given. Page number 36, exercise 34 is given. And in that exercise we have done all the sentences that was related to imperative sentence. Then after students, some more types of the sentences are there. Extra sentences, just like the sentences. He has some news for you. If the sentence is there, he has some news for you. So some is the word. Some is the word that gives a positive sense. Some is the word that gives a positive sense. And what will be the negative of this one? So what will be the negative of the sum? Any. The negative of sum will be any. So you have to change it. He has not any news for you. Sentence है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर. He has some news for you. So this one is affirmative sentence because it gives a positive sense. So how will you change it? He has not any news for you. This one is negative because it gives a negative sense. Next sentence है, you can also change it into he has no news for you. He has no news for you. So what is the difference between these two sentences?
both the sentence are in the category of the negative sentence. Both the sentence are in the category of the negative sentence. And student, these all sentence 1, 2, 3, 3 sentences are in the category of the assertive sentence. You can say these are assertive sentence because your assertive sentence is classified into two, affirmative and negative. So this one is affirmative and these two are your negative sentence. But what is the difference? Not plus any. If you write here not plus any is equal to no. It means अगर आप not और any लगाते हो तो पूरा मतलब ये आता है आपका, नहीं का मतलब आता है. Fine. So he has not any news for you. उसके पास कोई भी news नहीं है. He has no news for you. The meaning of the both the sentence is same. If you want to use, if you don't want to use not any, so you can use no. You can use no. Just like there is no student in the class. There is no student in the class, or you can say there is not any student in the class. There is not any student in the class, or there is no student in the class. These both the sentences are same in meaning. They have same meaning. Okay. Another sentence, just like your father told me something. Your father told me something. So told is the second form of the main verb, and the sentence is related to past indefinite. So your father did not. Your father did not tell me something. Your father did not tell me something. Something is written in the affirmative sentence. Something is written in the affirmative sentence. But when we change the affirmative sentence into negative, so something will be converted into anything. Something will be converted into anything. I am writing a sentence and you can get the point. What is it? Something always happens. Something, somewhere, someone. These are the words. These are the words that gives a positive sense. Suppose that there is a sentence. Your father told me something. Your father told me something. Okay. So when you change it into negative, so how will you change it? Your father did not tell me, and something will be changed into anything. Your father did not tell me anything. So what have you got? That something, some word is always used in positive sense. Some word is always used in positive sense. It means in affirmative sentence. Just like you are saying, I am going somewhere. Someone is asking you, where are you going? So you have to reply. You want to reply that person, I am going somewhere. But in the negative sense, how will you reply? I am not going anywhere. I am not going anywhere. So I am not going anywhere, or I am not going anywhere. This is the sentence. I am going nowhere. This is the sentence. The meaning of both the sentences same. दोनों का meaning same. Okay. Sentence. Next sentence. I did not see anyone talking to you. I did not see anyone talking to you. I saw no one talking to you. The sentence that is written before you on page number 37. I saw someone talking to you. So how will you change? I did not see anyone talking to you. I saw no one talking to you. You can find this book somewhere, and somewhere will be converted into anywhere. She cannot find this book anywhere. She cannot find this book anywhere, and she can find this book nowhere. Your son always abuses others. So always will be changed into never. Always will be changed into never. Your son never abuses others. Your son never abuses others. Either Mohan or his sisters are dull. So neither Mohan nor his sisters are dull. So either or will be changed into neither nor. So student, this is the sentence. Then after rule number 8, in the rule number 8, you have to change no or not word after your has, have and
had. After your has, have, and had, the sentences are given before you, just like he has a car, he has no car, and he have many books, he have not many books. And the second one sentence, he has some rest today, he does not have some rest today, he has no rest today. So student, this is your conversion of sentences. On page number 38, some sentences of different types of the sentences are given, just like I have lunch at 1 p.m. I don't have lunch at 1 p.m. So whenever has, have, had are used in the sentence and you have to change into negative, so you have to use does or do not. You have to use do not. I had a sound sleep last night, so I did not have a sound sleep at last night. Okay. Next sentence, whenever this is a lion in this forest, there is no lion in the forest, there is some ice in the jug, some is always changed into not, any or no, so there is no ice in the jug. There are many dogs in the street, so there is not many dogs in the street. There were 10 rooms in the school, there were not 10 rooms in the school. So student, your conversion of sentences is completed, affirmative and negative. And related to this one, you have to do the exercises that are given here. Exercise page number 35, page number 38, exercise 35. Page number 38, exercise number 35. Exercise number 35 and exercise number 39. Page number 39, the exercise number 39. Exercise 39, miscellaneous exercise. Then after your exercise 40, page number 40, exercise 40. So student, you have to do all 3 exercises on your fear register. So student, your literature portion and your language portion is completed till today, because after 10th of June your video lecture will not be provided to you. You have to make a revision of your literature work and language work, because after some days you have your summer holidays from 10 to 25. It means you have 15 days your summer holidays. And during your summer holidays, you have to make a revision of your whole the syllabus. Whatever the teacher had taught to you, you have to make a revision of all the things. And your UT first date sheet will be provided you very soon. And you have to do your test. So student, what I have to do? You have to make a revision of your all the work that is given to you, either PDF form or through the medium of video lecture or audio lecture. Till now, have a nice day to one you all. हेलो स्टूडेंट, आज हम बीजगणितीय सर्वसमीकरण एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में सबसे लास्ट आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे। x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz बराबर x प्लस y प्लस z ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है बच्चों, अब देखिए x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz बराबर ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। देखिए, यदि x प्लस y प्लस z बराबर 0, इसी समीकरण का एक और रूप हो सकता है। यदि x प्लस y प्लस z बराबर 0 हो तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। यहाँ पर x प्लस y प्लस z 0 होगा, 0 मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। जब हम 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है।
x प्लस वाई प्लस जेड के स्थान पे 0 रखेंगे, जब हम गुणा करेंगे तो पूरा मान, ये जो पूरा मान आ जाएगा RHS क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz है, पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 3xyz। यदि ये कब होगा, जब x प्लस y प्लस z बराबर क्या होगा, 0। जब x प्लस y प्लस z बराबर 0 होगा, उस दशा में, उस कंडीशन में x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब का मान होगा 3xyz। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब आइए इस पर आधारित हम लोग प्रश्न देखते हैं। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, सर्वसमीकरण का लिखे रहने देते हैं। पहला प्रश्न है x प्लस y प्लस 2z, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस xy माइनस 2yz माइनस 2zx। इसको क्या करना है, हमें सर्वसमीकरण का प्रयोग करके हल करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हल करते हैं x प्लस वाई प्लस 2z, इसको वर्ग रूप में लिखेंगे, x को x का स्क्वायर लिखेंगे, y है तो y का स्क्वायर, 4z स्क्वायर को हम लिखेंगे 2z का होल स्क्वायर। 2z का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4z स्क्वायर हो जाएगा, माइनस xy माइनस x इंटू y xy माइनस 2yz है, 2yz को क्या लिखेंगे, y इंटू 2z, y इंटू 2z करेंगे तो 2yz हो जाएगा, माइनस 2z इंटू x, तो 2z इंटू x करेंगे तो 2zx आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बना है, x प्लस वाई प्लस 2z, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस x इंटू वाई माइनस y इंटू 2z माइनस 2z इंटू x। देखिए सॉल्यूशन का x प्लस वाई प्लस z, इसका दायां पक्ष देखेंगे, x प्लस वाई प्लस z, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अगर इस रूप में है तो इसका क्या मान होता है, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई प्लस 2z प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर माइनस x इंटू वाई माइनस y इंटू 2z माइनस 2z इंटू x है। तो इसके स्थान पर हम देखिए क्या लिखेंगे, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। x के स्थान पर क्या है, x है, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, z के स्थान पर क्या है, 2z है, z क्यूब माइनस 3xyz। x के स्थान पर x है, y के स्थान पर y है और z के स्थान पर क्या है, 2z। यहाँ पर हमने कौन सी सर्वसमीकरण लगाई, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz बराबर में क्या है, x प्लस y प्लस z, ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो यहाँ पर RHS ये इस रूप में बन गया, इसको हम ये लिख सकते हैं x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। वही हमने लिखा x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, z के स्थान पर 2z है, 2z का होल क्यूब माइनस 3xyz, 3 into x into y into 2z। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, 2z का क्यूब करेंगे तो आएगा 8z क्यूब माइनस 3 दूनी 6xyz। ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 30 का क्यूब प्लस 20 का होल क्यूब माइनस 50 का होल क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। सर्वसमीकरण का प्रयोग करके हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए पहले 30 का क्यूब निकाल देंगे, फिर 20 का क्यूब निकालेंगे, फिर माइनस 50 का क्यूब निकालेंगे और इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें सर्वसमीकरण का प्रयोग करके इसको हल करना है। देखिए कैसे करेंगे, 30 का क्यूब है प्लस 20 का होल क्यूब
अब ये देखिए -50 का होल क्यूब, इसको हम यहाँ पर प्लस लिख दें और यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दें -50। कोई भी संख्या माइनस में है अगर उसकी घात विषम संख्या है तो मान ऋणात्मक होगा, ठीक है। अगर -50 का क्यूब करेंगे तो उसका मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो यहाँ पर हम इसको -x³ के स्थान पर -x का होल क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि माइनस की घात अगर आपका विषम संख्या है तो मान ऋणात्मक आएगा और x का क्यूब क्या होता है, x³, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, a³ x³ प्लस y³ प्लस z³ से हम क्या करेंगे, से हम तुलना करेंगे या हम इसको x क्या मिल जाएगा, हमें 30 मिल जाएगा, y मिल जाएगा 20 और z मिल जाएगा -50, ठीक है। x, y और z तीनों के मान हमें मिल गए। अब क्या करेंगे, x प्लस y प्लस z जोड़ देंगे, 30 प्लस 20 प्लस -50 जोड़ेंगे। देखिए 30 और 20 50 प्लस और माइनस माइनस 50 में 50 जाएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आ गया, 0। अभी हमने सर्वसमीका पढ़ा था, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आता है तो x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर क्या हो जाता है, 3xyz, ठीक है। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, x के स्थान पर 30 है, y के स्थान पर 20 है और z के स्थान पे -50। इसको हल करेंगे, देखिए x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर क्या है, x प्लस y प्लस z दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस z। यदि x प्लस y प्लस z बराबर 0 होगा तो यहाँ पर x प्लस y प्लस z के स्थान पे 0 रखेंगे तो दायां पक्ष क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अगले स्टेप में देखिए x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर आ जाएगा 3xyz। इसी का हम प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए x प्लस y प्लस z इसमें भी 0 आ रहा है, जब x हमारा 30 है, y क्या है 20 है और z क्या है -50। अब इसको हल करते हैं। देखिए यदि x प्लस y प्लस z बराबर 0 है, अब यहाँ से क्वेश्चन को लेते हैं, 30 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब माइनस 50 का क्यूब। इसको हमने क्या बताया था आपको, 30 का क्यूब लिख देंगे प्लस 20 का क्यूब, यहाँ प्लस लिख देंगे और ये -50। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर क्या होगा, 3abc। अगर यहाँ abc लेंगे तो बराबर में क्या होगा, 3abc। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला बना x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर क्या है, 3xyz। ऐसा कब है, ऐसा तब है जब x प्लस y प्लस z बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर x प्लस y प्लस z बराबर क्या है, 0 है। x के स्थान पर 30 है, y के स्थान पर 20 है और z के स्थान पर -50 है। तो इसका मान क्या होगा, 3xyz यानी 3 into x 30, y क्या है 20 और z है -50। गुणा करेंगे, 30 गुणे 3 करेंगे 90 आएगा, गुणे 5 गुणे 2 10 आएगा, 2 0 मल्टीप्लाई करेंगे 90 गुणे 1000 प्लस इंटू माइनस माइनस ये आ जाएगा 90,000। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखिए 30 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब माइनस 50 का क्यूब का मान हमने निकाल लिया, कितना आया -90। ठीक है, समझ में आ गया। अब भाई अगला प्रश्न देखते हैं, यदि x प्लस y प्लस z बराबर 9 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर 35 तब x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फार्मूला क्या हमने पढ़ा है, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz बराबर x प्लस y प्लस z x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर
माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हमने फार्मूला पढ़ा है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब आइए इसको हल करें। देखिए इसको हल करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड का मान पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान पता होना चाहिए, और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का मान पता होना चाहिए। हमें मान किसका पता है, x प्लस वाई प्लस जेड तो हमें पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान भी पता है, लेकिन एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का मान हमें नहीं पता है। तो अब आइए इसको देखिए कैसे हल करेंगे। प्रश्न को लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c बराबर में क्या है, 9 का स्क्वायर आएगा 80। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c ये बराबर 81 है। अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, दो यहाँ पे ले लेंगे कॉमन, xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर में क्या है 81। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर प्रश्न में हमको दिया गया है कितना है 35। आइए वैल्यू रख देते हैं 35 प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर क्या है 81 है। अब अगले स्टेप में देखेंगे क्या होगा, 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 81 माइनस 35। जब हम 81 में 35 को घटाएंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, 81 में 35 को घटाएंगे, 11 में 5 घटाएंगे 6 आएगा, और 7 में 3 गया क्या आएगा 4 आएगा। 81 में 35 घटाएंगे तो आएगा 46, ठीक है। अब अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, अगले स्टेप में 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर में क्या है 46, 2 का गुणा है, पक्षांतर करेंगे भाग में जाएगा। तो अब देखिए जब भाग में जाएगा तो क्या होगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 46/2। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना आ जाएगा 23। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण ए। यहां से हमें देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर मिल गया 23। अब आइए प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बड़ी आसानी से प्रश्न हल होगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर क्या है 23 है, ठीक है। इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं ताकि याद बना रहे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 23। देखिए हमें मान किसका निकालना था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड का मान निकालना था। सर्वसंख्या अभी हमने पढ़ी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस हम कॉमन ले लेंगे, माइनस क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड, माइनस हम कॉमन लेंगे, माइनस का डिवाइड करेंगे प्लस होगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी आपका प्लस हो जाएगा। अब अगले स्टेप में देखिए x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड। अब देखिए यहाँ पर हम इसका मान भी रख सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड क्या है
9 रख दीजिए। इसे स्टेप में हम सॉल्व कर सकते हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर क्या है 35 है, माइनस xy प्लस yz प्लस zx का मान अभी हमने निकाला क्या आया 23। तो 35 माइनस 23 घटाएंगे x प्लस y प्लस z का मान क्या है 9 है, तो यहाँ पर हमने 9 रख दिया, मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 35 है, xy प्लस y प्लस yz प्लस zx का मान देखिए क्या लिया है 23। तो यहाँ पे 35 में 23 घटाएंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, 12 गुणे 9 करेंगे तो कितना आएगा 108। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए x प्लस y प्लस z बराबर 9 है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर 35 है। देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर 35 है, तो हमें मान निकालना था x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xy। तो इसको देखिए हमने हल किया, x प्लस y प्लस z फार्मूला लगाया, यहाँ माइनस हमने कॉमन लिया, xy प्लस yz प्लस zx का मान हमने अलग से निकाला 23 आया, यहाँ पर रखेंगे x प्लस y प्लस z बराबर 9 रखा हमने, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर के स्थान पर 35 रखा, माइनस 23 करेंगे 12 आएगा, 12 गुणे 9 करेंगे। भाई अगला प्रश्न देखते हैं, यदि x बराबर में आ गया और y बराबर 27 तो 81x स्क्वायर माइनस 90xy प्लस 25y स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब आइए इसको हल करते हैं। 81x स्क्वायर माइनस 90xy प्लस 25y स्क्वायर, इसका हमें मान ज्ञात करना है। एक तरीका है, देखिए x का मान दिया गया और y का मान दिया गया, हम सीधे सीधे x और y का मान रखकर इसको हल कर सकते हैं। एक तरीका है, देखिए इसमें हम सर्वसमीका लगा सकते हैं। कौन सी सर्वसमीका ये बन सकती है? सबसे पहले देखिए 81x स्क्वायर को क्या लिखेंगे 9x का होल स्क्वायर लिखेंगे, मिडिल टर्म को अभी रहने देते हैं। 25y स्क्वायर को क्या लिखेंगे 5y का होल स्क्वायर लिखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a के स्थान पर 9x है, b के स्थान पर 5 है, मल्टीप्लाई करिए 2 गुणे 9 18 पंचे 90xy, देखिए 90xy है तो 90xy के स्थान पर ये क्या है 90xy है। इसको हमने स्प्लिट किया, यहाँ पर सर्वसमीका कौन सी लगेगी a स्क्वायर माइनस 2ab इनटू प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ये क्या बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा 9x माइनस 5y का होल स्क्वायर। a के स्थान पर क्या है 9x है और b के स्थान पर क्या है 5y है, तो 9x माइनस 5y का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए x और y का मान रखते हैं, 9 इंटू x का मान क्या है 15 है, माइनस 5 इंटू y का मान है 27। अगला स्टेप में देखिए 15 इंटू 9 आएगा 135, यहाँ पर भी देखिए 27 गुणे 5 करेंगे, ये भी 135 आएगा, 135 से 135 कैंसिल होगा, 0 का स्क्वायर क्या आएगा 0 आएगा, प्लस और माइनस क्या होगा कैंसिल, और 0 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 0। तो ये हमारा आंसर मिल गया 81x स्क्वायर माइनस 90xy प्लस 25y स्क्वायर का मान क्या आ गया 0। हमने क्या किया इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर सर्वसमीका का प्रयोग किया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कौन सा प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। यदि x प्लस 1 अपॉन x बराबर दिया गया है 3, तब x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में हमको दिया गया है x प्लस 1 अपॉन x बराबर 3, तो हमें x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 का मान ज्ञात करना है। देखिए करेंगे कैसे, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम x प्लस 1 अपॉन x बराबर 3। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 का स्क्वायर होगा। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, सर्वसमीका हमने पढ़ी है, a प्लस b का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab।
a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 3 का स्क्वायर 9 होगा। यहाँ x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 बराबर में 9। अगले स्टेप में देखिए x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, पक्षांतर करेंगे 9 माइनस 2 होगा, प्लस 2 है, पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर आ गया 7। मान हमें किसका निकालना है, मान हमें निकालना है x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 का मान ज्ञात करना। अभी हमने मान किसका निकाला है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर 7। अब इसको और हम हल करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर है 7। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, घन करेंगे, क्योंकि पावर हमें क्या बनानी है 6। अगर हम 2 का जब हम x की पावर 2 का घन करेंगे 2 तिहाई से पावर 6 बन जाएगा। इसलिए अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में घन करने पर जब हम घन करेंगे तो देखिए क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर होल क्यूब 7 का क्यूब, ठीक है। a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, हमने पढ़ा है a प्लस b का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस b, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। 7 का क्यूब क्या आएगा 343। a के स्थान पर क्या है x स्क्वायर और b के स्थान पर 1 अपॉन x स्क्वायर है, x स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3 into x स्क्वायर into b के स्थान पर 1 अपॉन x स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस b। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होगा, पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 तिहाई 6 x की पावर 6 हो जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा। यहाँ पर देखिए पावर्स का मल्टीप्लाई होगा, 2 तिहाई 6 3 into x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बच रहा है, बराबर क्या है 343। अब अगले स्टेप में देखिए x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 प्लस 3 गुणे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान देखिए हमें दिया गया है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर कितना है 7 है। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर के स्थान पर क्या रखेंगे 7, बराबर में क्या है 343, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर 7 है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 3 गुणे 7। अब अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 बराबर 343 माइनस 7 गुणे 3 21 है, पक्षांतर करेंगे माइनस 21 हो जाएगा। अगले स्टेप में देखिए x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 बराबर क्या होगा, 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, 4 में से 2 गया 2, 322, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखिए हमें x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 का मान मिल गया 322। ये बच्चों लास्ट क्लास है, यहाँ से हमारा बीजगणितीय सर्वसमीकरण चैप्टर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। और 10 तारीख से आपके समर वैकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि 10 से 25 तारीख तक रहेंगे। और टेस्ट की जो भी इंफॉर्मेशन है आपको आगे ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों, आज हम लोग न्यूटन के गति का द्वितीय नियम पढ़ने जा रहे हैं। देखेंगे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या कहता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। दर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, किसी वस्तु पर माना F बल लग रहा है तो यह डेल्टा P बटे डेल्टा T के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा P बटे डेल्टा T क्या प्रदर्शित कर रहा है,
ये संवेग परिवर्तन की दर को प्रदर्शित कर रहा है। और हम जानते हैं संवेग का सूत्र क्या होता है, संवेग को p से लिखा जाता है और p बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। ठीक है, इस मान को यहाँ पर रखें, f अनुक्रमानुपाती डेल्टा, और p के स्थान पे हमने द्रव्यमान गुणे वेग रखा। क्योंकि m का मान तो हमेशा नियत रहता है, तो m इस डेल्टा से बाहर आ सकता है, m डेल्टा v बटे डेल्टा t। अब यहाँ पर जो ये आपका डेल्टा v बटे डेल्टा t लिखा हुआ है, ये आपके त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे त्वरण लिख सकते हैं, f अनुक्रमानुपाती m गुणे a, जहाँ पे a क्या है, a यहाँ पर त्वरण है। अगर ये इस अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो f बराबर एक नियतांक आएगा, f बराबर k ma। ठीक है, जहाँ पर k एक स्थिरांक है। अगर k का मान नियतांक हो या एक हो तो f बराबर ma सूत्र निकल के आएगा। ठीक है, इस सूत्र को आपने कई बार इस्तेमाल किया होगा, और इसको f बराबर mg भी लिखा जाता है। यहाँ पे g गुरुत्वीय त्वरण है और a क्या है, a आपका रैखिक त्वरण है। ठीक है, तो इस सूत्र के अनुसार हम इस न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को कुछ इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती भी होता है। ठीक है, तो ये आपका न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। क्रिकेट खेलते हुए किसी खिलाड़ी द्वारा जब गेंद को पकड़ा जाता है तो वह अपने हाथ को पीछे की दिशा की ओर थोड़ा सा हटाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर वो हाथ को पीछे की तरफ नहीं हटाएगा तो उसके हाथ में चोट लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी, और अगर वो अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है तो जो गेंद का त्वरण है वो कम हो जाएगा, और इस कारण उसके हाथ में चोट लगने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो ये न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का एक उदाहरण है। ठीक है, अब हम इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल एक सवाल हल करेंगे। ठीक, देखिए न्यूमेरिकल, किसी 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 15 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण क्या होगा। तो सबसे पहले देखें हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। 5 किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान का मान कितना दिया गया है, द्रव्यमान बराबर 5 किलोग्राम, और बल का मान कितना दिया गया है, बल बराबर 15 न्यूटन। अभी अभी हमने सूत्र का निगमन किया है, F बराबर ma। हमें यहाँ पे त्वरण का मान ज्ञात करना है, तो इस सूत्र को कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, A बराबर F बटे m। अब यहाँ पे बल और द्रव्यमान का मान रखिए। F का मान 15 न्यूटन है और द्रव्यमान का मान 5 किलोग्राम है। तो इसको हल किया जाएगा तो 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उत्तर निकल के आएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद न्यूटन की गति का तृतीय नियम देखेंगे हम लोग। न्यूटन के गति का तृतीय नियम, जिसे कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसे कहा जाता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए उसके समान और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया भी होती है। प्रत्येक क्रिया के समान परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, और इसे इस प्रकार से भी कहा जा सकता है, प्रत्येक क्रिया बल के विपरीत समान परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल भी कार्य करती है, होती है या कार्य करती है। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि कोई एक किसी वस्तु पर कोई बल FAB कार्य कर रहा है तो वह वस्तु भी उसके विपरीत परंतु उतना ही बल FBA आरोपित करेगी। ठीक है, तो ये आपका न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। इसका उदाहरण देखें। जब बंदूक से कोई गोली दागी जाती है तो
जो बल बंदूक को आगे की दिशा में प्रेषित करता है उसके उतना ही समान बल परंतु विपरीत दिशा में बंदूक पर एक बल लगता है जो कि जो बंदूक चलाने वाले व्यक्ति द्वारा महसूस किया जाता है। ठीक है, तो जो एक प्रतिक्रिया बल है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका इस यूनिट का कोर्स समाप्त होता है। अब आपका जो परीक्षा होगी, यूनिट टेस्ट होगा, वो जून के आखिरी सप्ताह में होगा और आपको इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके स्टूडेंट्स, कक्षा 9 का आपका पाठ्यक्रम समाप्त हो चुका है। यूनिट टेस्ट में आपके जितने भी पाठ आने वाले हैं वो पढ़ा दिए गए हैं। अब आपको करना क्या है, अपने पाठ को बहुत अच्छे से तैयार करें क्योंकि आपका जो यूनिट टेस्ट है वो जून के आखिरी हफ्ते में होगा और जिसके बारे में आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। और आपको अपनी नोटबुक स्कूल कैंपस से आके ले लेनी है और आपका जो समर वेकेशन है वो आपका 10 जून से 25 जून तक होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। Good morning students, welcome to the online classes of Shivaji Group of Institutions. Today we will continue on chapter क्या हमारे चारों ओर उपस्थित द्रव्य शब्द हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पहले ही बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है, सबसे पहली बात हुई है कि हमें न्यूमेरिकल पढ़ने हैं। ये न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलाज मैंने इसके पिछले लेक्चर में आपको बता दिए थे। तो आज उन्हीं फॉर्मूला पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत अगर किसी विलेय का निकालना है हमें, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं मास परसेंटेज इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान। विलेय मतलब जो जिसकी कम क्वांटिटी होती है बेटा उसको हम विलेय कहते हैं, और जो विलयन यानी विलेय और विलायक को मिला करके जो आपका विलयन बनता है उसका द्रव्यमान इनटू 100, क्योंकि आपको क्या निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत, तो दोनों ही मास में होंगे। ये है मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है, तो इसको हम मास परसेंटेज भी कहते हैं। तो द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत या हम कहते हैं मास प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन है 10 ग्राम विलायक में 5 ग्राम चीनी मिली है। अब विलायक का मतलब जिसकी क्वांटिटी ज्यादा और 5 ग्राम चीनी यानी कि ये विलेय है आपका। तो हमने आपको बताया था कि जो विलयन होता है, विलयन बेटा क्या होता है कि विलयन में दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी दो चीजें बेटा? पहली होती है उसमें विलेय यानी जिसकी क्वांटिटी कम हो, और दूसरा होता है उसमें विलायक, ठीक, जो कि ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक। तो यहाँ इस केस में स्पेशल के केस में देखिए आप 5 ग्राम जो है जिसकी क्वांटिटी कम है वो आपका क्या बन जाता है, विलेय बन जाता है बच्चों, और जो विलायक है वो 10 ग्राम है। सो वी विल राइट 10 ग्राम, ठीक है। बोथ दीज क्वांटिटीज आर इन ग्राम, दोनों की दोनों ग्राम में है, तो हम कॉमन में ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को काउंट करके मतलब जोड़ लेंगे तो ये कितना आएगा 15 ग्राम, यानी कि जो क्वेश्चन में दे रखा है मतलब फॉर्मूला में है हमारा विलयन का द्रव्यमान कितना आ गया बेटा 15 ग्राम, यानी ये हमारा जो निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, विलयन का द्रव्यमान, ठीक है ना। तो हमने अभी क्या किया, एक चीज तो निकाल ली अपने फॉर्मूला को देख के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करने के लिए देखें मास परसेंटेज ये हिंदी में लिखा है ना द्रव्यमान प्रतिशतता, तो हम
25 ग्राम एथिल अल्कोहल को मिला करके 50 ml विलेन बनाया गया। यानी जो आपने विलेन है वो कितना है 25 ग्राम, विलेन का द्रव्यमान कितना है बेटा 25 ग्राम, और विलेन कितना बनाया 50 ml। तो हम अब फॉर्मूला में सीधा सीधा पुट कर देंगे। देखो दिस इज द सॉल्यूशन। फॉर्मूला लिखेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास मतलब द्रव्यमान, वॉल्यूम मतलब आयतन, और ये प्रतिशत मतलब परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान कितना बचे अपॉन क्या है बेटा विलियन का आयतन। ठीक है ना। आप देखो इसमें इंटू 100। आप देखिए विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का आयतन इंटू 100। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है 25 ग्राम, तो हम यहाँ लिख देंगे 25 ग्राम, और विलियन का आयतन कितना है क्योंकि 50 ml इन्होंने बना दिया, तो ये हो गया 50 ml और इंटू ये 100। 1 ग्राम में है 1 ml में है। ठीक है ना। आप इसको काटेंगे तो 25 to the 25, 25 to the 50, 2 on the 2, और ये हो गया ऐसे कट गया 2 on the 2, और फिर 2 जो है क्योंकि टेबल में 100 कितनी बार आया था 50 टाइम्स में, तो ये आ गया कितना परसेंट 50%। यानी इसका इस क्वेश्चन का जो द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत है वो कितना आया बच्चों 50%। ठीक है ना। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ विलेय जो आपका दिया हुआ है बेटे वो आपको ग्राम में पुट करना है, और जो विलेय निकालना है क्योंकि इसमें साथ साथ दे रखा है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी एक चीज आपकी द्रव्यमान में होगी ग्राम में होगी, और दूसरी चीज जो होगी वो आयतन में होगी। ठीक है ना। तो विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का आयतन, और आपने इसको सॉल्व कर दिया, आंसर निकाल दिया। जो इसमें का तीसरा फॉर्मूला है वो इस तरह से है कि आयतन बटे आयतन प्रतिशत। सबसे पहले हमने पढ़ा द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको हम कहते हैं मास परसेंटेज या द्रव्यमान प्रतिशत का। उसके बाद हमने पढ़ा द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, जिसको हम कहते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और जो लास्ट आपका है वो है आयतन बटे आयतन प्रतिशत, या इसको कॉमन में कहते हैं आयतन प्रतिशत का। और इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से है, क्योंकि इसमें आयतन दोनों जगह है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे विलेय का आयतन अपॉन विलेय का आयतन। बेटा याद करने जैसा इन फॉर्मूला में कुछ भी नहीं है। अगर आपको मास परसेंटेज निकालनी है तो विलेय भी आपका क्या होगा द्रव्यमान में होगा, और विलियन भी आपका द्रव्यमान में होगा। अगर आपको द्रव्यमान बटे आयतन निकालना है तो विलेय आपका द्रव्यमान में होगा, आयतन आपका ml में होगा। ठीक है, आयतन आपका ml में आएगा, और अगर आयतन बटे आयतन है तो दोनों ही आपके ml में ही होंगे। तो फॉर्मूला इस तरह से बना विलेय का आयतन अपॉन विलियन का आयतन इनटू 100। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज 30 ml एथिल अल्कोहल को 50 ml जल में मिला दिया। क्या किया आपने 30 ml एथिल अल्कोहल को 50 ml जल में मिला दिया, तो अब आपको क्या करना है विलेय के आयतन प्रतिशत की गणना करनी है। तो अब आप देखिए इसमें विलेय क्या है आपका 30 ml अल्कोहल, और जो विलायक है क्योंकि सॉल्यूशन अभी ये नहीं कह रहा है कि 30 ml को 50 ml विलियन बना दिया, विलियन नहीं कह रहा है, ये विलायक है। यहाँ पे बात मेरी ध्यान से समझिए, जब वो कहे कि विलियन बना दिया तो सीधा सीधा विलियन वाला ही पूरा जो भी बनाया रहा वो सीधे सीधे विलियन में पुट कर देंगे, जैसे इसके पहले वाले में मैंने बताया। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि 50 ml जल में मिलाया, और जल क्या है एक विलायक है। तो अब हम क्या करेंगे कि विलियन की आयतन निकालना पड़ेगा हमको यहाँ पे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले विलियन का आयतन निकाल रहे हैं, और विलियन का आयतन बराबर होगा विलेय प्लस विलायक का आयतन। तो विलेय का कितना है 30 ml, विलेय प्लस विलियन का आयतन इक्वल्स टू, ठीक है, विलेय प्लस विलायक। इन दोनों का भी आयतन लिखना है, बट जो भी स्पेस कम है इसलिए हमने विलेय प्लस विलायक लिख दिया। और विलेय कितना है बेटा 30 ml, और विलायक कितना है आपका 50 ml। तो इन दोनों को जब आप काउंट करेंगे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 80 ml, यानी विलियन का आयतन आपका कितना आ गया 80 ml। नाउ पुट दिस वैल्यूज इन योर फॉर्मूला। तो विलेय का आयतन कितना है इसमें 30 ml अपॉन विलियन का आयतन अभी हमने निकाला 80 ml इंटू 100 हमारा फॉर्मूले में ही है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4
1 2, इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो 2 3 6, ठीक है, 3 6, 2 7 40, 37.5% आपका फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये क्या है, आयतन प्रतिशत, ठीक है, हमने निकाल दिया आयतन प्रतिशत, कितना आया 37.5%। आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, आयतन बटे आयतन परसेंटेज निकाला है। दोनों ही चीजें VN में दे रखी है, आयतन में दे रखी है, ML में दे रखी है, मैंने सीधा सीधा सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या देखेंगे हम कि शुद्ध पदार्थों के प्रकार। तो शुद्ध पदार्थ, जैसे कि हमने आपको बताया था कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं बेटा, शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें किसी तरह की कोई मिलावट ना हो, या हम कह सकते हैं जिसमें केवल एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट हो, परमाणु प्रेजेंट हो। तो ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व का मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें सेम टाइप का एटम हो, एक ही प्रकार का परमाणु हो, उसे हम तत्व कहेंगे। और यौगिक क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक टाइप के जो परमाणु होते हैं वो मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये यौगिक होता है और ये तत्व होता है, दोनों ही क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। अब बात करते हैं कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा तत्व 3 प्रकार के होते हैं। तत्व जितने भी हैं इस पूरे दुनिया में उनको 3 सेक्शन में क्लासिफाई किया गया है, 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। पहला धातु, दूसरा धातु और तीसरा उपधातु। हम आपको इसकी जनरल चीजें बता दी कि धातु क्या होती है। धातु मोस्टली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। धातु क्या होती है, जैसे कि आप देखते हैं धातु है, लोहा धातु है, सोना धातु है, चांदी धातु है। और अधातु क्या होती है, और धातु मोस्टली कठोर होती है, आपने सबने देखी है। और अधातु, जैसे अगर धातु कठोर होगी तो अधातु क्या होगी बेटा, अधातु होगी आपकी सॉफ्ट होगी, ठीक है, कठोर नहीं होती है धातु में। और दूसरी बात, हाँ होती भी है तो वो एक्सेप्शन पर होता है, ठीक है। और उपधातु क्या होती है, ऐसे तत्व जिनमें धातु के भी कैरेक्टर और अधातु के भी कैरेक्टर, तो दोनों मिलाकर ये क्या बना देते हैं, उपधातु। यानी ऐसे तत्व जिनमें धातु और धातु दोनों के कैरेक्टर हो तो वो क्या कहलाते हैं, उपधातु। अब हम बात करते हैं अपने यौगिक की। यौगिक क्या होते हैं कि जिसमें ये 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं। उनके 2 तरीके के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और कार्बोनेट यौगिक। अकार्बनिक यौगिक में क्या होता है कि कार्बन से रिलेशन नहीं होता है, कार्बन नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कार्बनिक यौगिक में कार्बन का होना जरूरी है, ठीक। तो ये चीज हो गई क्या यौगिक के बारे में, कार्बनिक और कार्बनिक मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं धातु और धातु की डिटेल में। तो धातु और धातु बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस भी पूछा जाता है, इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और इसकी पहले से आपको करनी है। देखिए धातु क्या है, सबसे पहली बात ये कहते हैं विद्युत घनी तत्व। विद्युत घनी का मतलब क्या होता है कि ऐसे तत्व जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जैसे Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या है, विद्युत घनी। पोटेशियम के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, विद्युत घनी, ठीक है ना। तो अगर किसी तत्व के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसको कहेंगे विद्युत घनी। यानी कि धातुएं जितनी होती है बच्चों वो सबके सब कैसे होती है, विद्युत घनी होती है। अब बात करते हैं अधातु की। अगर ये विद्युत घनी है तो ये कैसे होंगे, विद्युत ध्रुवीय। यानी अगर किसी तत्व के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जैसे मान लो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये कैसा है, अधातु है। ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये कैसा है, अधातु। यानी विद्युत घनी तत्वों को हम धातु कहेंगे और विद्युत ध्रुवीय तत्वों को हम क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। इसके बाद बात करते हैं सामान्य ताप पर ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं। यानी कि आप सभी जानते हैं कि धातुएं क्या होती है, जब सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर पे कैसी होती है, ठोस होती है, ठीक है। और धातुएं जब नॉर्मल टेम्परेचर पर ठोस होगी, अब वही हम बात करें अधातुओं की। अधातुएं क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ठोस भी देखने को मिलती है, द्रव भी देखने को मिलती है और गैस भी। यानी हम कह सकते हैं कि धातु जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे हमेशा ठोस होगी। कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे, जिसमें हम कह सकते हैं कि पारा एक एक्सेप्शन है,
कि सुचालक, या हम कहते हैं इसको कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टिविटी। इसके बाद देखो विद्युत, हाँ यही चीज से, जैसे मान लीजिए यही लोहे की रोड है, आपने क्या किया, आप इस लोहे की रोड को किसी करंट वाले तार में लगा दिया, तो क्या होगा, ये लोहे की रोड से करंट फ्लो करके कहाँ जाएगा, जैसे अगर आप इसको हाथ से पकड़े हुए इस रॉड को, ठीक है ना, तो आपको डेफिनेटली करंट लगेगा। क्यों? क्योंकि करंट क्या है, विद्युत क्या है, इस रॉड के थ्रू आपके प्रवेश कर चुकी है इसके अंदर रॉड में, ठीक है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो धातुएं होती हैं वो क्या होती है, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, यानी इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। लेकिन अगर धातु की बात करें तो ऊष्मा और विद्युत की ये कुचालक होती है, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, ग्रेफाइट क्या है, दोनों की सुचालक है, ठीक है। अपवाद का मतलब ऐसा होता है, नॉर्मल में तो ये है, लेकिन अपवाद का मतलब कि जो होता है वो ना हो। जैसे मान लो धातु चमकदार तो नहीं होती, लेकिन हीरा ग्रेफाइट ऐसी धातु है जो कि चमकती है, ऐसे ही वो सुचालक तो नहीं होती, यानी कि कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट ऐसी है जो कि सुचालक है, ठीक है ना। अपवाद का मतलब ये होता है जो रूल से हट गई, ठीक। अब हम कहते हैं अगला पॉइंट जो है आपका, गलनांक और गलनांक की उच्च होते हैं, यानी धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी जो गलने वाला पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट समझते हो ना, ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई चीज गल जाए ना, गलनांक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई चीज उबल जाए, तो इनका गलने वाला पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत हाई होता है। लेकिन अगर हम धातु की बात करें तो ये कैसे होते हैं, नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आप धातु को गलाएंगे या उसको बॉयल करेंगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगता है ना, लेकिन धातु में क्या है, होता है, जल्दी ही बॉयल हो जाएगा, जल्दी ही मेल्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं धातु कैसे होती है, कठोर होती है, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। वैसे तो कठोर होती है, लोहा बहुत कठोर है, ठीक है, तो इसमें भी अपवाद है। अपवाद क्या है कि सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं बेटा जिनको आप चाकू से काट सकते हैं, यस दीज आर सॉफ्ट मेटल, ठीक है। ये क्या है, कोमल मेटल है, कोमल धातुएं हैं, इनको आप चाकू से भी कट कर सकते हैं। लेकिन अधातुएं क्या है बेटा, मोस्टली अधातुएं क्या है, कठोर नहीं होती है, और इनका भी एक अपवाद है, हीरा। हीरा कहते हैं कि विश्व में सबसे कठोरतम चीज है, सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा, लेकिन हम वो है क्या, अधातु ही तो है। क्या कह रहे हैं अधातु के बारे में, कठोर तो नहीं होती, लेकिन हीरा क्या है, सबसे कठोरतम है। ये क्या है, रूल से हटके है, दैट इज व्हाई ये अपवाद है। अब देखो धातु क्या है, अपारदर्शक। अपारदर्शक का मतलब जिस चीज से हम आर पार ना देख सके। क्या आप लोहे की रॉड के आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते। गोल्ड का अगर बिस्किट है तो क्या उसके आर पार दिखाई देता है, नहीं दिखता, ठीक है। तो ये कैसी होती है, अपारदर्शी होती है, यानी हम इसके आर पार नहीं देख सकते। लेकिन धातुएं अगर गैस के फॉर्म में है तो वो कैसी है, पारदर्शक है। हाइड्रोजन गैस होती है, पारदर्शी होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, पारदर्शी होती है, ठीक है ना। हाँ, तो ये गैस ही अगर फॉर्म में है तो ये पारदर्शक है। इसी तरीके से हाँ, मैंने यहाँ पे गैस के ही फॉर्म में लिख रखा है, कार्बन भी एक अधातु है, तो मैंने ये जनरली क्या लिखा है, अधातु के एग्जाम्पल लिखे हैं। और इसमें मैंने क्या बताया, अधातु अगर गैसीय है तो वो कैसी है, पारदर्शी है, ठीक है। क्योंकि अधातु तो आपको तीनों स्टेट में दिखाई देंगे ना, ठोस भी है, द्रव भी है और गैस भी है। तो कार्बन कैसे बनते हैं, अधातु में ठोस बनती है, ठीक है। और क्लोरीन और आयोडीन, क्लोरीन गैस होती है, आयोडीन लिक्विड होती है, ठीक है। क्लोरीन कैसी है, गैस वाली है, और आयोडीन कैसी है, अधातु में लिक्विड वाली, ठीक। तो ये था क्या, धातु और अधातु में डिफरेंस। आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, और आयतन बटे आयतन प्रतिशत, जिसको हम कहते हैं आयतन प्रतिशत। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा शब्द धातु के प्रकार, जिसमें तत्व और यौगिक होते हैं। तत्वों के प्रकार पढ़े धातु, और यौगिक क्या होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक, दो टाइप के। धातु में भी अंतर पढ़ लिया, ठीक है। उपधातु क्या होती है बेटा, जिसमें दोनों के कैरेक्टर हो, जैसे सिलिकॉन हो गया आपका, ये क्या है, ये धातु है, इसके अंदर धातु के भी कैरेक्टर होते हैं, अधातु के भी। इसी तरीके से जर्मेनियम भी आपका क्या है, उपधातु है, ठीक है। तो ये हो गई बात आज की, और यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है बच्चों। इसके बाद ये थी आपकी लास्ट क्लास। इसके बाद आपकी कॉपीज भी इंस्पेक्शन के लिए क्वालिटी करवाई जाएगी, और उसके अलावा आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है, उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इन केस इफ यू हैव नॉट डिपॉजिटेड योर फीस या रजिस्ट्रेशन, सो काइंडली अश्योर योर सीट, ठीक है। अपनी सीट यहाँ पे कंफर्म करा लीजिए, और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज बात करेंगे तंत्रिका ऊतक की, जिसे इंग्लिश में हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। ये जंतुओं के शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है तथा
यह कैपेबिलिटी की सूचनाओं को ग्रहण करना और एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना केवल तंत्रिका ऊतक के हिस्से में ही आता है और कोई ऊतक इस प्रकार का कार्य नहीं कर पाता, इसलिए हम इसको विशिष्ट ऊतक भी कहते हैं। यह जंतुओं के शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है तथा उद्दीपनों की जानकारी देना इसका प्रमुख कार्य होता है। तंत्रिका ऊतक केवल जंतुओं में पाए जाते हैं, पौधों में तंत्रिका ऊतक नहीं पाए जाते। अतः हालांकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो संवेदनाओं को ग्रहण कर लेते हैं बाहर से, लेकिन उनके अंदर तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। याद रखिएगा इस बात को। जैसे टच मी नॉट प्लांट, जिसे हम छुई मुई का पौधा कहते हैं, ऐसे पौधे जो है उंगली से छूने पर ये अपनी पत्तियों को अंदर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। ऐसा इनमें टर्गर प्रेशर की वजह से होता है, ना कि तंत्रिका तंत्र की वजह से। तो तंत्रिका तंत्र केवल जंतुओं में ही पाया जाता है, पौधों में तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है। अब बात करते हैं सबसे सरल तंत्रिका तंत्र किसमें पाया जाता है। सबसे सरल तंत्रिका तंत्र आपका हाइड्रा नामक जंतु में पाया जाता है, क्योंकि ये जंतु जो है सबसे निम्न कोटि का जंतु होता है, इसलिए इसमें सबसे निम्न कोटि का ही तंत्रिका तंत्र पाया जाएगा। इनका जो तंत्रिका तंत्र होता है वो नर्व नेट के रूप में होता है, तंत्रिका जाल के रूप में होता है। अर्थात ये जो तंत्रिका तंत्र होता है छोटे छोटे धागोनुमा संरचनाओं से मिलकर के बनता है और ये धागोनुमा संरचनाओं में ही सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान आती और जाती हैं। तंत्रिका तंत्र एक जाल के रूप में होता है जिसे हम नर्व नेट कहते हैं, और ये तंतु जिसे फाइबर कहते हैं, तंतु ही एक स्थान से दूसरे स्थान सूचनाओं को पहुंचाने का काम करते हैं। मनुष्यों का तंत्रिका तंत्र सबसे अधिक जटिल होता है और सबसे ज्यादा विकसित होता है, क्योंकि ये उच्च कोटि के जंतु होते हैं। तो सबसे जटिल तंत्रिका तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्यों में पाया जाता है। और सबसे सरल किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं तंत्रिका ऊतक होता क्या है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो तंत्रिका तंत्र होता है वो तंत्रिका ऊतकों से मिलकर के बना होता है, और जो तंत्रिका ऊतक होती हैं ये किससे मिलकर बनी होती हैं? ये तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बनी होगी। भाई कोशिकाएं आपस में इकट्ठी करती तो ऊतक बनाती है, ऊतक आपस में एकत्र होते हैं तो किसी न किसी तंत्र का निर्माण होता है। तो अगर आपको तंत्रिका ऊतक की स्टडी करनी है तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो है किसकी? तंत्रिका कोशिका की। तंत्रिका कोशिका के बारे में जानकारी आपको देना चाहूंगा कि तंत्रिका कोशिका की संरचना कैसी होती है। तंत्रिका कोशिका की संरचना, ये जो तंत्रिका कोशिका है 3 हिस्सों से मिलकर के बनी होती है। पहला कोशिकाएं, दूसरा रक्षिकाएं और तीसरा तंत्रिकाक्ष। ठीक है, तो कोशिकाएं, रक्षिकाएं और तंत्रिकाक्ष मिलकर के पूरी तंत्रिका कोशिका बनी होती है। इंग्लिश में इसे हम साइटोन बोलते हैं, कोशिका काय को हम साइटोन बोलते हैं, रक्षिकाओं को हम डेंड्रॉन बोलते हैं और तंत्रिकाक्ष को हम एक्सॉन बोलते हैं। तो ये साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सॉन से मिलकर के बनी होती हैं। साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सॉन से मिलकर के बनी होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे साइटोन की। साइटोन क्या होता है? यह तंत्रिका कोशिका का प्रमुख भाग होता है, मुख्य भाग होता है। एक ये तंत्रिका कोशिका का स्ट्रक्चर दे रखा है, यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर देखेंगे कि एक जो तंत्रिका कोशिका है, एक जो तंत्रिका कोशिका है वो जो है किससे मिलकर बनी होती है? साइटोन से मिलकर के बनी होती है। साइटोन क्या होता है? साइटोन जो है किसी भी तंत्रिका कोशिका का फूला हुआ भाग होता है। इस फूले हुए भाग में, इस फूले हुए भाग के बीच में ये केंद्रक पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है। ये केंद्रक जो है, इस केंद्रक के चारों ओर एक विशेष प्रकार का कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और इसी कोशिका द्रव्य के अंदर निसिल के कण पाए जाते हैं। किसके कण पाए जाते हैं? निसिल के कण पाए जाते हैं। बहुत पूछा जाता है निसिल के कण कहाँ पाए जाते हैं? निसिल के कण पाए जाते हैं तंत्रिका कोशिका में। कहाँ पाए जाते हैं? तंत्रिका कोशिका में। तो याद रखिएगा, तो ये वाला जो फूला हुआ भाग होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को ही हम तंत्रिका काय या कोशिका काय बोलते हैं। तंत्रिका काय या कोशिका काय बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे आगे वाले पार्ट की, जिसे वृक्षिकाएं कहते हैं, डेंड्रॉन कहते हैं। ये जो है कोशिका काय से निकले प्रवर्ध होते हैं, कोशिका काय से निकले प्रवर्ध होते हैं। इसमें अनेक शाखाएं निकलती हैं और इन शाखाओं को हम डेंड्रॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्रॉइड्स कहते हैं। और ये डेंड्रॉइड्स, डेंड्रॉन माने ही होता है झाड़ी नुमा प्रवर्धक।
ये डेंड्रॉइड्स कहलाते हैं, ये झाड़ीनुमा प्रबंधक होते हैं। तो ये तो बात हो गई डेंड्रॉन की। अब बात करते हैं एक्सॉन की। क्या होती है? देखिए ये भी कोशिका काय से निकला हुआ भाग होता है, लंबा होता है, मोटा और बेलनाकार होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेलनाकार होता है। ये बेलनाकार स्ट्रक्चर होता है, इसी को एक्सॉन कहते हैं। कोशिका काय से न्यूरोलेमा में बंद मोटा लंबा बेलनाकार प्रबंध निकलता है, इसी को हम एक्सॉन कहते हैं। किसमें बंद होता है? न्यूरोलेमा में बंद होता है। न्यूरोलेमा में बंद होता है ये एक्सॉन, ठीक है। और ये एक्सॉन जो है किसी न किसी पेशी या ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा रहता है, किसी न किसी पेशी या ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा रहता है। याद रखिएगा, एक तंत्रिका कोशिका का एक्सॉन दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्रॉन से जुड़ा रहता है। इसी एक्सॉन के ऊपर बीच-बीच में गर्त पाए जाते हैं। इन गर्तों को हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। रेनवियर ने इसकी खोज की थी, इसे नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। और ये गर्त इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि रेनवियर ने इसकी खोज की थी, इसलिए पाए जाते हैं। ये सूचनाओं की स्पीड को बढ़ाने का काम करते हैं। भाई अगर कोई कंटिन्यूअस सीधे चलता रहे और कोई जंप करके चले तो कौन जल्दी पहुंचेगा किसी स्थान पर? बताइए। जो जंप करके चलेगा वो जल्दी पहुंचेगा। उसमें इसी तरीके से संवेदनाएं जंप करके चलती हैं, इसलिए यहाँ पर नोड ऑफ रेनवियर पाया जाता है। ये किसका कार्य क्या होता है? सूचनाओं की स्पीड को बढ़ाने का इसका कार्य होता है। इसी एक्सॉन के ऊपर मेंडरी लेयर्स पाई जाती हैं। इसी के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसे मेंडरी लेयर्स कहते हैं। एक चीज और याद रखिएगा कि एक तंत्रिका कोशिका का जो लास्ट वाला पार्ट है, इसमें कुछ सिनेप्टिकल घुंडियां टाइप की दिख रही हैं, इनको हम सिनेप्टिक घुंडी कहते हैं। ये सिनेप्टिक घुंडी जो होती है, ये सिनेप्टिक घुंडी के अंदर एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ भरा होता है। क्या भरा होता है? न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ भरा होता है। यही न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ जब बाहर रिलीज कर जाता है तो सूचना एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में पहुंच जाती है, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम साइनेप्सिस कहते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइनेप्सिस कहते हैं। साइनेप्सिस क्या होती है? जो आपके सिनेप्टिकल वेसिकल्स होते हैं उसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर भरा रहता है वही रिलीज हो जाता है और सूचना एक एक्सॉन से दूसरे डेंड्रॉन पहुंच जाती है। इसी प्रोसेस को हम साइनेप्सिस कहते हैं। तो दिस इज ऑल ओवर टुडे स्टूडेंट। तंत्रिका ऊतक जो है, जंतु ऊतक का सबसे लास्ट पार्ट था। कुछ सूचना भी आपको देना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या आपके समर वेकेशन स्टार्ट हो रहे हैं जो 10 जून से 25 जून तक चलेंगे आपके, और इन्हीं समर वेकेशन के बीच में आपको होमवर्क शीट भी प्रोवाइड की जाएगी। उसके लिए मैसेज आपको मैनेजमेंट दे देगा। कॉपियां भी चेक होंगी, आपका रिटन वर्क भी चेक किया जाएगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए छुट्टियों के तुरंत बाद, समर वेकेशन के तुरंत बाद आपका एक वायु का टेस्ट भी होगा। सो दिस इज ऑल ओवर टुडे स्टूडेंट। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस। ये हमारा क्लास 9 का चैप्टर 2 है, जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। जैसा कि हमने फ्रांस की क्रांति में पढ़ा कि किस तरीके से 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई, जब राजा और पोप और चर्च के अत्याचार इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि लोगों ने उसका विरोध करना शुरू करा था। क्रांति का मतलब होता है अपने अधिकारों के लिए लड़ना और राजनीति में सुधार लाना। मतलब कि जिस तरीके से जो उस समय राजनीतिक माहौल बना है उसमें कुछ ऐसा सुधार लाना और अपने अधिकारों के लिए लड़ना एक क्रांति कहलाता है। फ्रांस की क्रांति में हमने देखा कि किस प्रकार से जो है गणतंत्र की स्थापना हुई और जो निरंकुश राजतंत्र था उसकी समाप्ति हुई। राजतंत्र क्या होता है बेटा, आप लोग जानते हो। राजतंत्र जहाँ पे राजा का शासन होता है और राजा के बाद राजा का बेटा ही गद्दी पर बैठता है और वहाँ पे जनता के लिए कोई भी स्थान नहीं होता है। अगर राजा अच्छा है तो और उदारवादी है या विलासपूर्ण जीवन नहीं करता है तो वो जनता का अच्छे से ध्यान रखता है और जनता को शोषण से बचाता है। जनता के लिए बहुत सारी सुविधाजनक कार्य करता है, परोपकारी कार्य करता है जिसका जनता फायदा उठाती है। तो वहाँ पे समस्याएं नहीं आती हैं। समस्या तब आती है जब जनता शोषित होने लगती है या जब वो कर के रूप में जो है वो राजा को कुछ देती है और उसके बदले में राजा उनकी जो है वो किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखता। दैट इज द प्रॉब्लम। तो अब तभी क्रांति आती है। तो हमने देखा किस तरह से फ्रांस में राजा का अत्याचार बढ़ा। लुई 16 थे उस समय
और किस तरीके से जो है वहाँ पर क्रांति आई और गणतंत्र की स्थापना हुई। अब जो फ्रांस में क्रांति हुई उसका जो प्रभाव था वो विश्व में, जब बातें इधर से उधर जाती हैं, सारी बातें फैलती हैं, तो विश्व में जो उसका प्रभाव था वो अलग अलग तरीके से पड़ा और लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से सोचना शुरू किया। उनकी जो सोच थी वो 3 प्रकार की थी। जैसे कुछ परंपरावादी थे जो ये सोच रहे थे कि नहीं, जो अभी तक चला आ रहा है परिवर्तन की जरूरत नहीं है। हालांकि धीरे धीरे करके परंपरावादी जो थे वो भी ये मानने लगे थे कि नहीं, परिवर्तन आवश्यक है, बट बहुत धीमी गति में होना चाहिए, बहुत तेजी के साथ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उदारवादी थे, वो भी एक संसदीय सरकार को चाहते थे और वो हालांकि वो भी जो है वो एक तरीके से आप उसको प्रजातंत्र भी बोल सकते हैं कि वो चाहते थे कि जो किसान है, जो मजदूर है, इन सब का भी इन्वॉल्वेशन जो होता है वो सरकार में या राज्य में या राजनीति में होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। लेकिन फिर भी वो महिलाओं के वोट के जो है वो विरोध थे, मतलब कि वो वयस्क मताधिकार को नहीं मानते थे। इसी के साथ जो उग्रवादी थे वो वयस्क मताधिकार को मानते थे, वो महिलाओं की भी पूरी भागीदारी मानते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कुछ विचारधाराएं उदारवादियों से और परंपरावादियों से भी अलग थी। इस प्रकार लोगों के विचार अलग अलग तरीके से हुए। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यूरोप में समाजवाद का क्या मतलब होता है। समाजवाद सबसे पहले क्या चीज होती है। समाजवाद वो है जिनकी विचारधारा समाजवादी है, उनका कहने का मतलब है वो निजी संपत्ति के विरोधी होते हैं। निजी संपत्ति के विरोधी होने का मतलब होता है कि जैसे पूंजीवादी होते हैं। पूंजीवादी क्या करते हैं, जब वो किसी भी उद्योग को या किसी भी काम को शुरू करते हैं तो वो अपनी पूंजी लगाते हैं। हालांकि क्या सिर्फ पूंजी लगाने से ही कोई उद्योग या कोई उत्पादन या कुछ भी बढ़ जाता है, ऐसा नहीं होता है। उसके साथ साथ में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है। उसमें मजदूर, काम करने वाले, उनके जो वर्कर्स होते हैं वो सब भी तो शामिल है, मेहनत उनकी होती है, बट जो उसका लाभ होता है वो सिर्फ पूंजीपतियों को मिल जाता है। तो जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे वो ये कहते थे कि जो निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, उनके हिसाब से पूंजीपतियों का वो विरोध करते थे। उनका कहने का मतलब था कि जो भी लाभ है वो उसमें काम करने वाले सभी लोगों में बराबर रूप से बंटना चाहिए, उनको सिर्फ पूरा लाभ पूंजीपतियों को नहीं मिलना चाहिए। मजदूरों की दशा को सुधारना चाहते थे, क्योंकि इस वजह से जब मजदूरों को पूरा लाभ तो मिलता नहीं था, उन्हें सिर्फ वेतन पे मिलता था और वेतन भी बहुत कम होते थे। उनके काम करने के घंटे ज्यादा होते थे, वेतन बहुत कम होते थे, और जो भी उनके साथ एक अच्छा सा बर्ताव जो करना चाहिए उनको एक श्रमिक और मजदूर की उससे देखा जाता था और अच्छा बर्ताव भी नहीं होता था। उनका जो जीवन स्तर था, रहने का, रहन सहन का स्तर, वो भी बहुत अच्छा नहीं था। तो वो सब वो चाहते थे समाजवादी कि अगर जो है वो पूंजीपतियों से ये सब कुछ ले लिया जाएगा या पूंजीपतियों को ही खाली जो है वो लाभ न देकर उसका लाभ मजदूरों को और सबको भी मिलेगा, श्रमिकों को भी मिलेगा, तो उससे मजदूरों की दशा में सुधार आएगा। समस्त संपत्ति पर समाज का नियंत्रण और वो क्या चाहते थे कि जितनी भी संपत्ति है, मतलब मैंने बोला ना कि ये संपत्ति के विरोधी थे, तो वो चाहते थे कि जो भी संपत्ति है समाज, वो उसमें पूरे समाज का नियंत्रण होना चाहिए। सारा समाज उसमें, मतलब उसमें जो भी वर्ग आ रहा है, चाहे वो निचला वर्ग हो, चाहे गरीब वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, सबका उस पर नियंत्रण होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक द्वितीय इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संस्था की भी स्थापना करी थी। इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि क्या समाजवादी, इसमें बहुत सारे समाजवादियों के नाम भी हैं, जैसे कार्ल मार्क्स हुए, फ्रेडरिक एंगल्स हुए और भी बहुत सारे हैं। अब देखिए इसके बाद हम इस पे आएंगे कि जो समाजवादी क्या थे, ये तो मैंने आपको बताया। अब देखिए इसमें क्या था कि इन्होंने मिलकर एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी भी बनाई थी। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि किस तरीके से दो विचारधाराओं के लोग, जिसमें कि एक बोल्शेविक थे और एक मेंशेविक थे। जो बोल्शेविक थे, जिसको कि व्लादिमीर लेनिन जो था वो उनको लीड कर रहा था। लीड का मतलब होता है कि वो उनकी जो है वो उस ग्रुप को आप नेता भी बोल सकते हो, उस ग्रुप का नेता था। और वो क्या चाहते थे, उनका मानना था कि जो कृषक हैं, जो कृषि करते हैं, जो किसान हैं, उनमें एकजुटता नहीं है, मतलब वो एकजुट होकर कार्य नहीं करते हैं, जिसका फायदा जमींदार उठाते हैं। और वो जिनके पास जमीनें होती हैं वो कृषकों की जो है इस मतलब एकता का न होने का बहुत ज्यादा लाभ उठाते हैं। तो बोल्शेविक जो थे, जिसको कि व्लादिमीर लेनिन जो है वो लीड कर रहे थे, वो ये चाहते थे एक इस तरह की संस्था बनाई जाए या एक इस तरह का ग्रुप बनाया जाए लोगों का, जिसमें हम अनुशासित लोगों को ही रखें। उनका मानना था कि जो अनुशासित लोग होते हैं वही जो है समाज को चलाने के लिए या देश को या राजनीति को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। इसके साथ ही इसके विरुद्ध में जो मेंशेविक थे, मेंशेविकों का कहना था कि सभी को सदस्यता मिलनी चाहिए। वो चाहते थे कि हमारे ग्रुप में सभी लोग आ जाए। अब बोल्शेविक और मेंशेविक मिलकर इन्होंने 19वीं सदी में एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना करी थी।
अब सोशलिस्ट जो रेवोल्यूशनरी पार्टी थी उसके विरुद्ध में सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स की पार्टी बनाई गई। अब देखिए दोनों लोगों का, जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी थी वो ये चाहते थे कि किसानों के द्वारा समाजवाद को लाया जा सकता है। समाजवाद मैंने बताया जब सब कुछ पूंजीपतियों से या निजी संपत्ति से सारी संपत्ति को लेके उस संपत्ति को समाज के हर वर्ग में जो है समान रूप से वितरण करना ही समाजवाद कहलाता है। तो वो चाहते थे, इनको ऐसा लगता था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी को कि किसानों के द्वारा हम समाजवाद को ला सकते हैं। बट जो सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी वो चाहते थे कि वर्कर की वजह से जो है वो हमारे जो समाज है उसमें जो है वो समाजवाद हो सकता है, जो समाज है। तो और दोनों का ही जो विचार थे वो राजतंत्र के बारे में सेम थे, क्योंकि दोनों ही राजतंत्र को समाप्त करना चाहते थे और उसकी जगह जो है वो एक संसदीय निर्वाचित संस्था को लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि एक निर्वाचित संस्था है जिसमें कि जो है समाज में सभी को एक समान रूप से देखा जाए, सबके लिए कानून समान हो, सबके लिए अधिकार समान हो, सबको वोट करने का अधिकार हो और सभी चीजें एक समान नजरों से देखी जाए। कोई भी वर्ग ना हो कि मध्यम वर्ग, निचला वर्ग या उच्च वर्ग, इस तरह से समाज बटा नहीं होना चाहिए। अब इस समय जो रशिया था वहां पर ज़ार निकोलस द्वितीय का जो राज था और 1904 और 5 की घटना बहुत फेमस है जो कि इस जो है रूसी क्रांति से बहुत जुड़ी हुई है, जिसको हम खूनी रविवार के नाम से भी जानते हैं। क्या हुआ था कि जो वर्कर्स थे या जो भी हमारे किसान थे, जो वो क्या थे, जब वो जिस भी उसमें फैक्ट्री में काम करते थे वहाँ पे उनको वेतन बहुत कम दिया जाता था और उनके जो काम करने के घंटे थे वो बहुत ज़्यादा थे। इससे क्या था, और उस समय जो समाज चला था या उस समय सोसाइटी चल रही थी, उस समय वहाँ पर हर चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े थे। एक अकाल भी पड़ा था जिसकी वजह से भी लोग भूखे मर रहे थे। तो इस तरह की जब समाज की जो स्थिति होती है, जब बहुत ज़्यादा एक आर्थिक स्थिति कह दीजिए या सामाजिक स्थिति बहुत दयनीय होती चली जाती है, तो जो वर्कर्स होते हैं या जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर वर्ग होते हैं, उनमें एक तरीके की जो है वो कहते हैं नाराजगी कह दीजिए या गुस्सा वो हो जाती है। तो वो अपनी सारी जो है डिमांड्स को लेकर कि हमारे काम के घंटे को कम किया जाए, हमारे दाम बढ़ाए जाए या हमारी जो वेतन है उसको बढ़ाया जाए, तो इस तरह की वो सारी अपनी डिमांड्स को लेके वो ज़ार निकोलस के पास जाते हैं और उनकी इस आंदोलन को कह सकते हैं या उनके इस जुलूस को जो लेकर वो वहां तक गए थे, उसको जो है वो फादर गोपेन जो थे वो लीड कर रहे थे। उस समय वो उनके नेता थे और वो उनकी अध्यक्षता में ही ये लोग सेंट पीटर्सबर्ग राजमहल में जाते हैं अपनी डिमांड्स को रखने के लिए कि हमारी इन डिमांड्स को पूरा किया जाए। और वहां पर जो ज़ार निकोलस था उन्होंने उनकी डिमांड्स को सुने बिना, मतलब उनकी बात भी नहीं सुनी और उन्होंने अपने जो है जो सिपाही थे उनसे उनके ऊपर जो है वो फायर करा दिया, मतलब गोलियां चलवाई, जिसमें बहुत सारे जो मजदूर थे वो मारे गए। अब ये जो घटना थी वो रविवार को घटी थी, इसीलिए इस घटना का नाम खूनी रविवार रखा गया। अब इससे क्या हुआ, पूरे जो है वो पीटर्सबर्ग में और इसके साथ ही जो और भी वहाँ के जो शहर थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा विरोध शुरू हो गया राजा के प्रति, क्योंकि इस जो है वो खूनी घटना से लोग बहुत ज़्यादा ही नाराज हुए और एक तरीके का आंदोलन पूरे जो है रशिया में फैलने लगा। और इस तरह की बातें बहुत जल्दी वैसे भी फैलती हैं, तो उससे क्या हुआ कि जगह जगह पर लोग राजा का विरोध करने लगे, राजा के लिए आंदोलन और जुलूस निकलने लगे। अब इससे क्या हुआ, ज़ार निकोलस के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा। अब उन्होंने क्या किया कि वो एक लोगों को कहने के लिए, हालांकि वो ऐसा चाहते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अब हम उन्होंने अपना राज्य हटा के एक निर्वाचित संस्था बनाने के लिए हाँ करा और उसका नाम रखा गया ड्यूमा। ड्यूमा नाम से एक निर्वाचित संस्था बनाई गई जिसमें राजा के अधिकार को कुछ कम करता जाए, क्योंकि राजा जो है वो अपने अधिकारों का गलत प्रयोग कर रहे थे जिसका विरोध वहाँ की जनता ने किया। तो वो एक ड्यूमा नाम की उन्होंने एक संस्था बनाई और वो 75 दिन तक ही चली और उसके बाद वो समाप्त हो गई। उसके बाद एक सेकंड ड्यूमा बनाई गई जिसको कि बनाने में ही 3 महीने का समय लगा और ये ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि राजा ऐसी संस्था को बनाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उससे उनकी जो शक्ति थी वो कम हो रही थी, क्योंकि जो शक्ति थी वो इस संस्था के पास जा रही थी, तो राजा ऐसा करना ही नहीं चाहते थे। और जो तीसरी संस्था बनी उसमें भी परंपरावादी जो थे वो बहुत ज्यादा जो परंपरावादी थे वो थे, और परंपरावादी जो थे वो राजा के ही पक्ष में होते थे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो परंपरावादी थे वो अभी भी परिवर्तन चाहते ही नहीं थे, वो अभी भी रूढ़िवादी थे और जो पुराने समय से राजतंत्र चला आ रहा था वो उसी के पक्ष में थे। तो सोचो जो तीसरी ड्यूमा बनी वो भी राजा ने अपने ही पक्ष में बना ली, उसमें राजा की शक्ति को कम नहीं किया गया क्योंकि उसमें ज्यादातर परंपरावादी लोग जो थे वो शामिल थे। इस तरीके से उन्होंने 3 ड्यूमा बनाई और जो कि सफल नहीं हुई। अब सोचिए 1904 और 5 की घटना से लेके 1914 तक वो समाजवाद
समाजवादी जो थे वो सफल नहीं हो पाए और यूरोप में समाजवाद को जिस तरीके से वो लाना चाहते थे वो नहीं ला पाए। बट इतना जरूर उनको ये घटना से कह दीजिए या इस तरह की पार्टीज को बनाने से इतना जरूर फायदा हुआ कि उन्होंने स्वयं को एक संसदीय राजनीति में प्रस्तुत कर दिया कि मतलब वो कम से कम जो वर्कर्स थे जो अभी तक कहीं भी दिखते नहीं थे वो उस राजनीति में संसदीय राजनीति में सामने आ गए। अब इसका जो असर हुआ इस घटना का या जो भी कुछ उस समय के समाज में हो रहा था उससे उदार और सुधारवादी प्रयोग जो जरूर असफल हुए, लेकिन 1905 की क्रांति थी वो 1917 की क्रांति को उसमें बल मिला। That's all for today। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में 1917 की क्रांति जो फरवरी में ही हुई थी और एक हमारी अक्टूबर क्रांति है जो ये दोनों क्रांति रूसी क्रांति से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, वो दोनों नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे। थैंक्स फॉर ऑल। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस। ये हमारा 9th में सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, इसे हमने अपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। इसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से फ्रांस की क्रांति का विश्व पे प्रभाव पड़ा और रूस में भी उसका क्या प्रभाव पड़ा, किस प्रकार से रूस में परंपरावादी, उग्रवादी और उदारवादी जो लोग थे उसमें वो विश्व बटा और उस तरह की सबकी अपनी अपनी विचारधाराओं के साथ किस प्रकार से यूरोप में समाजवाद को लाया गया। जैसा कि बताया यूरोप में समाजवाद, इसमें कार्ल मार्क्स थे और जो है वो लेनिन थे जो कि समाजवादी थे और अपनी समाजवादी परंपरा को वो रूस में और यहाँ तक कि पूरे यूरोप में फैलाना चाहते थे। समाजवादी क्या थे ये भी मैंने बताया कि समाजवाद क्या होता है, जिसमें वो लोग निजी संपत्ति के विरुद्ध होते हैं और पूरे समाज में जो है वो श्रमिकों और किसानों इन सब का बराबर का हिस्सा, मतलब कि अगर पूंजीपति जो लोग होते हैं उनसे वो उस संपत्ति को लेके उस संपत्ति को वे सभी वर्ग में, समाज के सभी वर्गों में समान रूप से जो भी मुनाफा हो रहा है या जो भी जमीनें हैं या जो भी संपत्ति है उसका वो बराबर से बंटवारा चाहते थे ताकि समाज के हर वर्ग को उसका लाभ प्राप्त हो। तो ये था समाजवाद। फिर हमने बताया किस तरीके से जो है बोल्शेविक और मेंशेविक दो तरह के ग्रुप बने थे। बोल्शेविक जिसमें कि लेनिन था और मेंशेविक में वो सभी लोगों को जो कि रूस के समाज में थे वो सभी लोग जो है वो मेंशेविक में थे, क्योंकि बोल्शेविक में सिर्फ उन्हीं लोगों को लेनिन ने जो है इसमें लिया अपने ग्रुप में जो कि बहुत अनुशासित थे, बाकी सब लोग मेंशेविक में ही थे। इसके साथ ही हमने देखा किस तरह से सोशल रिपब्लिक जो है वो पार्टी बनी और एक सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी बनी जो कि उसके विरुद्ध में थी। इस प्रकार से लिबरल्स और रेडिकल्स मतलब कि उदारवादी और उग्रवादी इन दोनों ने समाजवादियों के साथ मिलकर रूस में एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो बनाई। इतना हमने आपको पहले वीडियो में बताया था। फिर मैंने आपको बताया कि 1904 में खूनी रविवार के नाम से फेमस है 1905 की जो क्रांति हुई थी जिसकी जो फादर बोपेन थे उसकी अध्यक्षता में एक मजदूरों का जो पूरा जुलूस था वो सेंट पीटर्सबर्ग राजमहल में पहुंचा और वहां पे किस तरह से जार निकोलस जो थे उन्होंने फायर करा के उन लोगों को मरवा दिया और उनकी मांगों को बिना सुने, वो अपनी कुछ मांगों को लेकर वहां गए थे और उसको बिना सुने ही उन्होंने उनके ऊपर गोलियां चलवा दी, जिसका ये प्रभाव पड़ा पूरे समाज के ऊपर कि लोगों ने जगह जगह पर उसका विद्रोह और आंदोलन करने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से एक निर्वाचित संस्था की स्थापना हुई जो कि ड्यूमा कहलाती थी। और ड्यूमा भी मैंने बताया 3 ड्यूमा थे और इसमें भी जो जार थे वो ड्यूमा बनाना नहीं चाहते थे क्योंकि उससे उनकी शक्ति कम हो रही थी, बट उन्होंने लोगों के विरोध की वजह से उन्होंने उन ड्यूमास को जो है वो बनाया, जिसमें कि पहली जो थी वो 75 दिन में तक सिर्फ चली, दूसरी को बनाने में 3 महीने लगे और जो तीसरी थी उसमें भी जो जार निकोलस था उसने सिर्फ उन परंपरावादी लोगों को लिया जो कि जिससे कि राजा की शक्ति को कम ना किया जा सके और उसकी शक्ति जो है वो बराबर बनी रहे। अब इस तरीके से जो रूसी साम्राज्य था उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है विद्रोह का, विरोध का और बहुत जगह जगह आंदोलन, क्योंकि राजा अभी भी राजतंत्र समाप्त नहीं हुआ था और समाजवाद नहीं आ पा रहा था। इसके पहले कि हम आपको बताएं कि कौन सी फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, उसके पहले थोड़ा सा जो है वो रूस के साम्राज्य के बारे में हम बताएंगे कि किस तरीके से जो रोमन ऑफ फैमिली थी उससे रिलेटेड था। जार निकोलस सेकंड जो था वो उस समय राजा था और वो एक अत्याचारी और शोषण से भरा हुआ राजा था। इसके साथ साथ जो रूस का साम्राज्य था वो मॉस्को, फिनलैंड, यूक्रेन यहाँ तक फैला हुआ था पूरे में। हमने अगर हम मैप में देखेंगे तो जो रशियन साम्राज्य था, रूस का साम्राज्य, वो काफी दूर तक फैला हुआ था, यहाँ तक कि पैसिफिक ओशन से लेके
और इधर यूरोप के लास्ट तक पूरे में रूसी साम्राज्य जो है वो स्थापित था। इस तरह से इसके साथ साथ जो रूस था वहाँ पे कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ये बौद्ध धर्म और मुस्लिम धर्म, ये सारे धर्म उस समय थे। और वहाँ की जो 85% जो जनता थी वो कृषि पर ही आधारित थी। एक समय ऐसा था जब जो रूस था वो एक जो है वो फूड ग्रेन का नंबर 1 एक्सपोर्टर बन के सामने आया था। अब इसके साथ साथ अब हमने आपको बताया रूस के बारे में। अब जो मेन 2 क्रांतियां हैं रूस की, जिसमें कि एक तो हमने कुंभनी रविवार पढ़ा, एक वो तो घटना थी। अब जो 2 मेन क्रांति थी वो थी एक फरवरी की क्रांति और दूसरी थी अक्टूबर की क्रांति। इन 2 क्रांतियों ने रूसी साम्राज्य के जो मतलब वर्तमान में जो उनकी जो एक तरीके से कहते हैं कि एक समाज था उसको पूरा उन्होंने परिवर्तित करके रख दिया। अब देखिए सबसे पहले फरवरी क्रांति 1917 में हुई थी। और जो भी वो उस समय जो सेंट पीटर्सबर्ग राजधानी थी वो क्या थी, वो पूरी क्रांतिकारियों के हाथ में आ गई थी। क्यों? क्योंकि जो ड्यूमा थे, जो कि वहाँ पे निर्वाचित संस्था बनाई गई थी जार में, वो भी परंपरावादियों से भरी हुई थी। इसलिए जो जनता थी वो खुश नहीं थी, वो अभी भी राजा का विरोध कर रही थी और राजा की शक्तियों को खत्म करना चाहती थी, मतलब कि राजतंत्र को खत्म करना चाहते थे और समाजवाद को लाना चाहते थे। तो क्या हुआ, क्रांतिकारी जो थे उन्होंने राजधानी जो थी पीटर्सबर्ग उस पर कब्जा कर लिया था। इसके साथ साथ उन्होंने मॉस्को पर भी कब्जा कर लिया था और जो जार था वो अपना शासन छोड़कर भाग गए थे। इतना मतलब जनता ने उनका विरोध किया कि वो वहां से चले गए थे। 15 मार्च को पहली अंतरिम सरकार, और जब जार चला गया तो वहां पे राजा नहीं था तो कोई सरकार बननी थी, तो वो केरेंस्की के नेतृत्व में एक जो है वो अंतरिम सरकार, एक इसको हम अस्थायी सरकार भी बोल सकते हैं, बना दी गई थी। और ये जार के जो पतन की जो घटना थी, मतलब जार के जाने की जो घटना थी, जो पतन की घटना थी, उससे क्या हुआ, एक अक्टूबर क्रांति आई। मतलब जार का जाना, जार का रूस को छोड़ के जाना फरवरी क्रांति के नाम से फेमस है। और इसके बाद क्या हुआ कि अक्टूबर की क्रांति हुई। जब वो सरकार बन गई तो उस सरकार के सामने जनता ने अपनी 4 मांगे रखी। जैसा कि मैंने बताया, करेंसी की एक जो है वो अस्थायी सरकार बनी थी, तो उसके सामने लोगों ने अपनी 4 मांगों को रखा। पहला कि वो शांति चाहते थे, क्योंकि इतने वर्षों से जो रूस में एक आतंक का माहौल बना हुआ था या जो संघर्षपूर्ण माहौल था, उससे वो एक शांति चाहते थे। दूसरा, भूमि का स्वामित्व जोतने वाले पे। दूसरी उनकी मांग थी कि जो भी उस भूमि को जोतेगा वही उस भूमि का स्वामी कहलाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो है कोई किसान किसी दूसरे की भूमि को जोते और उसको लाभ न मिले। तो भूमि का स्वामित्व जोतने वाले पर होगा। तीसरा, कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण होगा। और चौथा, गैर रूसी जो जातियां थी उन सबको समानता का दर्जा दिया जाएगा। इन सारी मांगों को जो सरकार थी, केरेंस्की की सरकार जो थी, वो इन मांगों को पूरा नहीं कर पाई। और उस समय जो लेनिन थे, लेनिन के बारे में मैंने बताया कि वो बोल्शेविक ग्रुप के थे। उस समय लेनिन स्विट्जरलैंड में थे और वो स्विट्जरलैंड से जब उन्होंने यहाँ पर ये फरवरी की क्रांति सुनी कि जार जो है वो शासन छोड़ के भाग गए हैं और केरेंस्की की अध्यक्षता में वहां पर एक अस्थायी सरकार बनी है, ये सुनने के बाद जो लेनिन था वो वापस जो है रूस लौट आया और उसने अपने नेतृत्व में एक नई सरकार का गठन किया। और जिससे सबसे पहले उसने क्या किया, युद्ध को समाप्त किया। उस समय रूस का जापान के साथ में युद्ध हो रहा था, जिसकी वजह से और जिसमें रूस हार रहा था बराबर, जिसका पूरा प्रभाव वहां की जनता पे पड़ रहा था। तो सबसे पहले उसने युद्ध को समाप्त करने, किसानों को जमीनें देने और सारे अधिकार सोवियतों को देने, इस तरह की नीतियों के साथ में उसने एक नई सरकार का नेतृत्व किया और रूस में एक नई सरकार को लाया। और ये जो नई सरकार का आना, ये भी एक अक्टूबर क्रांति के नाम से फेमस है। तो जार के पतन की घटना फरवरी क्रांति के नाम से और लेनिन के नेतृत्व में नई सरकार का गठन अक्टूबर क्रांति के नाम से बहुत फेमस है। इसके साथ साथ जब जो है नई सरकार का गठन हुआ तो जो केरेंस्की था वो धीरे धीरे लोगों के बीच में अलोकप्रिय होने लगा, क्योंकि उसने इन मांगों को पूरा नहीं किया था जो कि वहां की जनता चाहती थी। तो वो उसकी अलोकप्रियता ने क्या किया कि जो है वो लेनिन को बहुत लोकप्रिय बना दिया और लेनिन जो है उसने वहां पे समाजवाद की स्थापना कर दी। इस प्रकार 1917 की जो रूसी क्रांति थी वो संसार की पहली सफल समाजवादी क्रांति बनी। इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह से इन दोनों क्रांतियों ने रूस की क्रांति को एक नई जो है वो दिशा दी और रूस में क्रांति आई और जिसका प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ा, न केवल रूस पे बल्कि इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। That's all for today। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है और ये सेशन भी फिनिश हो गया है। आज से आप लोगों की समर वेकेशन हो रही है।
फ्रॉम 10th to 25th जून। इसके बाद आगे के वीडियोस आपको 25th के बाद मिलेंगे और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको PDF के जो है हेल्प से मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।